नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि रवीना कपूर अनाया को फोन करती है और उसे घर आने को कहती है और उसे जानवी के साथ कंपेयर करके इसे नीचा दिखा रही थी। वही अनाया उसे गुस्से में बर्दाश्त कर रही थी। फिर वो थोड़ी कड़क आवाज में बोली, मिस रवीना, क्योंकि आपकी शादी मेरे डैड राजेश कपूर से हुई है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी मुझे बोलकर चली जाएगी और मैं चुप रहकर सुनूंगी। और वैसे भी मैं आपकी प्यारी बेटी जानवी नहीं हूँ। मेरा नाम अनाया गीता कपूर है। अगली बार मुझे अपनी बेटी से कंप्लेंट मत कीजिएगा और अगर मौका मिला तो घर आ जाऊंगी। इसलिए अगली बार मुझे इस तरह से फोन करने की कोशिश मत कीजिएगा। और फोन काट देती है। वो समझ रही थी कि वो इन सब से फ्रस्ट्रेशन हो रही है, क्योंकि अनाया ने हमेशा ही एक प्राउड भरी और बिजी लाइफ जी है। वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर थी, जिसके अपॉइंटमेंट लेने के लिए बड़े से बड़ा आदमी कुछ भी कर जाने को तैयार हो जाता था। आज वह चोट खाए हुई खुद बिस्तर पर पड़ी थी, इसीलिए वह सुबह से चिड़ी हुई थी। ऊपर से रवीना की यह सारी बातें उसे और गुस्सा दिला गई और उसने रवीना के साथ बदतमीजी कर ली। वही रवीना कपूर गुस्से से पागल हो रही थी। आज तक उसने जब से मिस रवीना कपूर की पोजीशन अपनाई थी, तब से किसी ने उसके साथ बदतमीजी नहीं की थी। हर कोई उसे प्यार से बात करता था और उसे जबरदस्ती में ही सही, लेकिन इज्जत देता था। फिर चाहे उसके पीठ पीछे उसे एक बाजारू औरत और किसी की जगह छीनने वाली औरत कहती थी, लेकिन सामने तो वह उसे काफी इज्जत देते थे, जिसकी वजह से रवीना को सच में यह महसूस होने लगा था कि वह एक रॉयल खानदान की बहू है। लेकिन सच बिल्कुल उल्टा था। रवीना गुस्सेल आवाज में बोली, एक बार मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाने दो, उसके बाद तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। इतना बोलकर वह गुस्से में मुठिया कस लेती है। उसने जानबूझकर किसी प्लान के तहत ईशानी को कपूर मेंशन बुलवाया था। दूसरी ओर अनाया का बिहेव इस तरह का था जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। वो अपने पति की ओर देखकर बोली, हर्ष, ऐसा क्यों लग रहा है कि रवीना कपूर कोई साजिश रच रही है? यह सुनकर हर्षवर्धन उसका कंधा थपथपाते हुए बोला, बीवी, तुम सही कह रही हो। उस जैसी औरत कभी अच्छा नहीं सोच सकती। मैं तो कहता हूँ वहां जाने के बारे में सोचना भी मत। तुम यहीं पर ठीक हो, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर अनाया एक तिरछी मुस्कान के साथ हर्षवर्धन के सीने पर उंगली चलाते हुए बोली, हस्बैंड, यह तो आपने गलत बात कही। इतने वक्त में आप अपनी बीवी को पहचान नहीं पाए। वैसे भी खतरों से खेलना आपकी क्यूट सी बीवी को पसंद है, बिल्कुल अपने हैंडसम हब्बी की तरह। इतना बोलकर वह एक आंख मार देती है। वही उसकी हरकत से हर्षवर्धन के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। वह भी उसे अपनी बाहों में करते हुए बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहोगे ऐसा कर सकती हो, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हारी बॉडी पर एक और खरोच का निशान मुझे नजर आया तो मैं तुम्हें किसी कमरे में बंद कर दूंगा और कभी तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। वही उसकी बात सुनकर एक पल के लिए तो अनाया के दिल में डर की लहर दौड़ गई। हालांकि उसे पता था हर्षवर्धन ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन वह जानती थी कि उसका पति उसके लिए काफी परेशान रहता है। इस वक्त भी उसने हर्षवर्धन की आवाज में अपने लिए फिक्र महसूस कर ली थी। उसे पिछले जन्म की भी कुछ बातें याद आती है कि किस तरह से विशाल उसे घर में ही बंद रखता था। कोई बिजनेस पार्टी हो या फैमिली पार्टी हो या फिर छोटी से छोटी फ्रेंड्स दोस्तों के साथ पार्टी हो, वो हर जगह जानवी के साथ जाता था और पार्टी के बाद वह दोनों कभी घर नहीं आते थे। हर बार वह होटल में ही रुक जाते थे और एक दूसरे के साथ मदहोश भरी रात गुजारते थे। यह सब कुछ याद करके अनाया गहरी सांस लेती है और हर्षवर्धन के गालों पर किस करते हुए बोली, हस्बैंड, तुम चिंता मत करो, मैं खुद को खतरे में नहीं डालूंगी। और वैसे भी मुझे पता है मैं वहां महफूज हूँ और इस वक्त तो मेरा हस्बैंड मुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेगा। किसी न किसी तरीके से वह मेरे साथ ही रहेगा। यह कहते हुए वह अपने कंधे उचका देती है। वही उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन को भी हंसी आती है, क्योंकि वह सच कह रही थी। हर्षवर्धन ने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि वह अनाया के नजदीक ही रहेगा। वह उसके होठों को हल्के से चूमते हुए बोला, लगता है मेरी बीवी मुझे कुछ ज्यादा ही पहचानने लगी है, या फिर कह सकता हूँ मुझे मुझसे भी ज्यादा अच्छे से जानने लगी है। यह सुनकर अनाया भी खुश हो जाती है। वह यही तो चाहती थी, अपनी पूरी जिंदगी में एक प्यार भरा पति जो सिर्फ उसका हो, जिसकी रूह से लेकर शरीर तक सब कुछ सिर्फ उसका हो। उसकी सोच उसे शुरू होती हो
और उस पर ही खत्म होती हो। एक लॉयल इंसान जो उसके लिए पजेसिव भी था और उसके लिए खुश भी था, जो हमेशा मुसीबत में उसके आगे खड़ा रहता था और खुशी के मौके पर उसके पीछे सपोर्ट बनकर खड़ा रहता था। उसने अपनी एक पूरी जिंदगी गुजार दी ऐसे इंसान को खोजने में। पिछले जन्म में उसने जितने दुख देखे थे, इस जन्म में हर्षवर्धन को पाकर शायद उसने हर चीज का भुगतान कर लिया था। वह खुश थी अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन इस बीच वो अपने बदले के बारे में नहीं भूली थी। वह जानती थी कि भगवान ने उसे एक मौका बस अपने दुश्मनों से निपटने के लिए दिया है और वह इस बार अपने दुश्मनों को छोड़ना भी नहीं चाहती थी। वह दिल ही दिल में कोई नई प्लानिंग शुरू कर चुकी थी। पार्टी वाले दिन वही कपूर मैंशन में कुछ घंटे के बाद अनाया व्हीलचेयर पर ही आती है। अंदर आते हुए भी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसने वापस मास्क पहन लिया था, जिसकी वजह से उसकी वह प्यारी सी मुस्कान किसी ने नहीं देखी थी। वह अभी अंदर आए ही थी कि उसने सामने ही सोफे पर बैठी हुई रवीना कपूर को देख लिया। रवीना कपूर को कहीं ना कहीं यकीन था कि अनाया आज घर जरूर आएगी। उसे भी यही लगता था कि अनाया विशाल को पसंद करती है और विशाल को मिलने की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी वो मिस नहीं करेगी। अब भला उस बेवकूफ को कौन समझाए कि विशाल जैसा घटिया आदमी अनाया की सोच में भी एडजस्ट नहीं करता था। रवीना अपनी ही ख्यालों में खोए हुए अनाया के पास आकर प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, तुम आ गई बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान थी, तुम्हारे डेट भी तुम्हारे लिए चिंता कर रहे थे। इतना बोलकर प्यार से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथ पकड़ते ही अनाया की आंखें छोटी हो जाती है और वह अपने हाथ को पीछे खींचते हुए थोड़ी नाराज आवाज में बोली, मिस रवीना आप क्या कर रही है और आप मेरा इंतजार क्यों कर रही थी। वही रवीना कपूर झूठी हंसी हंसते हुए बोली, कुछ खास नहीं, मैं बस तुम्हारी चिंता कर रही थी। अनाया भी उससे ज्यादा कोई बहस नहीं करती और अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि पीछे खड़ी हुई रवीना कपूर के चेहरे पर उसे देखकर शैतानी मुस्कान थी। वह सातिर मुस्कान के साथ बोली, अब तुम नहीं बच पाओगी। यह पार्टी तुम्हारी जिंदगी की आखिरी पार्टी होगी और आखिरी खुशी का दिन भी। इतना बोलकर वह अपने कमरे की ओर बढ़ गई। क्या रवीना कपूर की चाल में अनाया फंसेगी और क्या रवीना की शैतानी मुस्कान के पीछे कोई राज है। विशाल मेहता के ऑफिस में विशाल मेहता आराम से अपने स्टडी टेबल पर बैठकर एक तस्वीर को काफी अजीब तरह से छूते हुए कुछ सोचे जा रहा था। तभी वहां उसकी खास सेक्रेटरी क्रिस्टल अंदर आते हुए मुस्कुराकर विशाल को ग्रिट करती है और फ्लर्ट करते हुए बोली, वह बॉस पार्टी की शादी तैयारी हो चुकी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। यह सुनकर विशाल इस तस्वीर को काफी अजीब तरह से छूते हुए बोला, क्या प्रॉब्लम है। तो सेक्रेटरी क्रिस्टल थोड़ी देर खामोश रहकर बोली, वह बॉस मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि कपूर परिवार भी इस पार्टी में आने वाला है। यह सुनकर विशाल मेहता उस तस्वीर को अपने होठों के नजदीक लाते हुए किस करके गंभीर आवाज में बोला, क्या अनाया भी आ रही है। यह सुनकर क्रिस्टल थोड़ी नफरत भरी नजरों से उस तस्वीर को देखते हुए बोली, जी बॉस, रवीना कपूर ने उसे भी बुलाया है। जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वह भी आने वाली है। यह सुनकर विशाल शैतानों की तरह हंसते हुए बोला, ओह, तो मेरी जान भी उस पार्टी में आने वाली है। ठीक है, उन लोगों को आने दो, उन्हें रोकना मत। आखिरकार काफी वक्त हो चुका है, मैंने अपनी जान को देखा नहीं। इतना बोलकर वह पागलों की तरह अनाया की तस्वीर को घूरने लगता है। हाँ, आप लोगों ने सही सोचा, विशाल के हाथ में जो तस्वीर थी वह अनाया की ही थी। हालांकि उसने अनाया का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वह तस्वीर अनाया की ही थी, जिसमें उसने मास्क पहनना था और वह पागलों की तरह उस तहसील को जुनून भरी नजरों से देख रहा था, जिसकी वजह से सेक्रेटरी क्रिस्टल को जलन हो रही थी। वह काफी सालों से विशाल के साथ थी, वो उसके हर तरह के बिहेव को पहले ही देख चुकी थी। यहाँ तक कि उसे पता था कि उसे लड़कियों के साथ वन नाइट स्टैंड, एक रात गुजरना करने की आदत थी, लेकिन वह सिर्फ एक रात पूर्ति ही बात होती थी, क्योंकि उसके बाद तो वह वापस क्रिस्टल के पास आ जाता था, क्योंकि क्रिस्टल के अलावा कोई भी उसे संतुष्ट नहीं कर पाता था। और यह बात क्रिस्टल भी जानती थी कि जानवी भी बस उसका टाइम पास है, उसे बस जानवी से फायदा मिलने वाला था, इसीलिए वह उसके साथ था और उसे एंटरटेन करता था। लेकिन अनाया उसका जुनून बनती जा रही है। अब तक उसने उसका चेहरा भी नहीं देखा था और वह उसके लिए इतना पागल हुए जा रहा था और वह उसे पागलों की तरह शादी करना चाहता था, जिसकी वजह से वह कब से प्लानिंग भी कर रहा था।
वह जान चुकी थी कि अब अनाया उसकी जिद बन रही है और उसे इस बात से नफरत हो रही थी। पहले ही वह विशाल की फितरत से वाकिफ थी, लेकिन भला कौन सी औरत यह चाहेगी कि जो मर्द उसके साथ अक्सर रातें बिताता है, अब उसके दिल पर कोई कब्जा करने वाली आ रही है। वह बस एकटक विशाल को देखे जा रही थी, जो जुनून से अनाया की तस्वीर को देख रहा था। विशाल तस्वीर को देखते हुए गंभीर आवाज में बोला, मैं चाहता हूँ कि इस पार्टी में अनाया मेरी हो जाए, ताकि वह किसी भी हालत में मजबूर हो जाए मुझसे शादी करने के लिए। जाओ, जाकर सारी तैयारी करो। यह सुनकर क्रिस्टल की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि विशाल ऐसा भी कुछ करेगा। उसे यह तो पता था कि विशाल को जो चीज चाहिए, वह उस चीज को किसी भी हालत में हासिल करके रहता था। इसीलिए वह अनाया को भी हासिल करके ही रहेगा, जिसे देख सेक्रेटरी क्रिस्टल को दिल ही दिल खुशी भी हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि एक बार विशाल अगर अनाया को हासिल कर लेगा, तो उसके सर से अनाया नाम का भूत उतर जाएगा। फिर वह वापस क्रिस्टल की ओर अपना ध्यान देगा, जैसे अक्सर वह उसे हर जगह अपने साथ लेकर जाता था। उसके साथ रात को खेलता था, उसके साथ मजे करता था, यहाँ तक कि वह बिजनेस ट्रिप में भी उसके साथ जाती थी। वह बिजनेस ट्रिप कम होती थी और उन दोनों का हनीमून ज्यादा होता था। वह हर जगह, हर तरह और हर पोजीशन में एक दूसरे को सेटिस्फाई करते थे। अनाया के रूम में अनाया किसी भी तरह से पीछा छुड़ाकर रवीना कपूर को इग्नोर करते हुए कमरे में आ चुकी थी। उसे हर्षवर्धन से बात करनी थी, इसीलिए वह अपनी वॉच की ओर देखती है और उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करती है। लेकिन यह देखकर वह थोड़ी चौंक जाती है कि उसके हाथ में पहना हुआ रोबोट रेम डीएक्टिवेट हो चुका था। पता नहीं कैसे, लेकिन वह इस वक्त एक मामूली घड़ी से ज्यादा कुछ नहीं बचा था। उसने काफी कोशिश की, लेकिन वह उसे एक्टिवेट नहीं कर पा रही थी। इतने सालों में पहली बार हुआ था कि वह रोबोट डीएक्टिवेट हुआ हो। उसे अंदर से बेचैनी हो रही थी और उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन उसे कुछ अनहोनी होने की महसूस हो रहा था। इतने सालों में वह जहां भी जाती थी, जितने भी खतरनाक काम करती थी, कितनी भी खतरनाक सिचुएशन में होती थी, हर जगह रॉबर्ट रेम ने उसकी मदद की थी। रोबोट रेम उसकी स्ट्रेंथ था, एक तरह से उसे सपोर्ट करता था, जैसे उसकी माँ उसके साथ हर वक्त हो। और शायद यही वजह थी कि वह इतने कम वक्त में इतनी पावरफुल बन पाई थी। लेकिन इस वक्त रोबोट रेम को डीएक्टिवेट देखकर उसे दिल में कहीं दर्द सा उठा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि हुआ क्या है और यह डीएक्टिवेट कैसे हुआ। उसने काफी कोशिश की, लेकिन वह उसे एक्टिवेट नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि उसने इस बारे में अपने स्पेशल लैब में जाकर चेक करने का भी सोचा, लेकिन उसके पास इतना वक्त नहीं था। वह इस बारे में हर्षवर्धन से बात करना चाहती थी, लेकिन पार्टी शाम को हुई थी और वह इस वक्त हर्षवर्धन से मिलने नहीं जा सकती थी। यहाँ तक कि उसके पास तो कोई इस वक्त फोन तक नहीं था जिससे वह हर्षवर्धन को इन्फॉर्म कर सके, क्योंकि कपूर मेंशन में आते वक्त वह अपना फोन छोड़कर आई थी। कपूर मेंशन में किसी को यह नहीं पता था कि अनाया को इलेक्ट्रॉनिक चीज यूज करना भी आता है। उनके हिसाब से तो अनाया गांव की गवार थी, जिसे मॉडर्न कोई भी चीज चलाना नहीं आता, जैसे कंप्यूटर, फोन या फिर कोई और चीज। इसीलिए वो अभी ऐसी मॉडल चीजों से हर वक्त दूर ही रहती थी और इसीलिए उसके पास इस वक्त हर्षवर्धन को कांटेक्ट करने के लिए कोई भी तरीका नहीं था। फिर वह गहरी सांस लेकर खुद को तसल्ली देता है कि सब कुछ ठीक है। वह पार्टी में किसी न किसी तरीके से हर्षवर्धन से कांटेक्ट कर लेगी। यही सोचते हुए वो पार्टी के लिए सारी चीज तैयार करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि पार्टी में भी अभी जरूर कोई ना कोई तमाशा हो। क्या रॉबर्ट रेम के बंद होने के पीछे किसकी चाल है, और क्या पार्टी में आने वाली मुसीबत से अनाया बच पाएगी, और क्या होगा पार्टी में। होटल में, एक आलीशान होटल में पार्टी की काफी अच्छी तरीके से तैयारी हो रखी थी। हर तरफ चहल पहल थी और काफी बड़े बिजनेसमैन उस पार्टी में आए हुए थे, क्योंकि आज जाने माने मेहता कंपनी के अध्यक्ष की शादी की सालगिरह थी और आज उन्होंने काफी ग्रैंड पार्टी दी हुई थी। हर तरफ हर कोई बस बातें किए जा रहा था, क्योंकि पिछली बार कपूर खानदान में जो तमाशा हुआ था, उसकी चर्चा आज भी हाई सोसाइटी में होती थी। कोई कह रहा था कि क्या इन लोगों ने उस गोद ली हुई बेटी को अपना लिया, तो कोई कह रहा था क्या वह यह सगाई को आगे भी जारी रखेंगे। हर तरफ इसी तरह की बातें हो रही थी। वही एक तरफ विशाल के मॉम डैड भी सभी गेस्ट से मिल रहे थे। विशाल की मां के चेहरे पर तो इस वक्त काफी घमंड नजर आ रहा था। उसने बहुत ज्यादा महंगी साड़ी पहनी थी
उतना ही ज्यादा डायमंड का महंगा नेकलेस पहना था। उसे अपनी अमीरी दिखाने का कुछ ज्यादा ही शौक था। उसके साथ साथ उसकी बेटी दिव्या भी कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही थी। उसने भी एक काफी रिवीलिंग गाउन पहना था, जिसमें छुपने से ज्यादा उसका शरीर नजर आ रहा था। ऊपर से बिना किसी मैचिंग के हैवी गहने भी पहने थी, जो उसके हिसाब से उसे अमीर दिखाते थे। लेकिन सच कहूं तो वह एक मेकअप वाली भूतनी नजर आती थी, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा हैवी मेकअप और बहुत ज्यादा रिवीलिंग ड्रेस, ऊपर से बिना किसी वजह के गहने। हालांकि वहां के हाई सोसाइटी के लड़के उसे पसंद करते थे, क्योंकि वह एक रेप्यूटेड फैमिली से आई थी, इसलिए हर कोई उसे अप्रोच कर रहा था। वहां की लड़कियां भी उसे जल रही थी, क्योंकि उन लोगों को भी इतने पैसे खर्च करने को नहीं मिलते थे। वैसे कहने को तो यह अमीर खानदान था, लेकिन देश के सबसे अमीर परिवार के आगे उनका कोई मुकाबला नहीं था। वह तो उनके घर के नौकर जितने भी क्लास नहीं रखते थे। लेकिन कहते हैं ना, कम पानी में छींटे ज्यादा उड़ते हैं। यह कुछ ऐसा था कि पैसा काम होने के बाद भी दिखाई बहुत ज्यादा देते हैं। यह उसी तरह की सोसाइटी थी, जो ना ही मिडिल क्लास थी, ना ही अमीर थी, लेकिन खुद को बहुत ज्यादा अमीर दिखाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही दिखावा कर देते थे। और वहां आए ज्यादातर लोग ऐसे ही थे, जो खुद को अमीर और हाई सोसाइटी का मेंबर दिखाने की कोशिश करता थे। हर तरफ पार्टी चल रही थी। सबको अगर किसी का इंतजार था तो वह था विशाल, क्योंकि वह जानना चाहते थे कि विशाल के साथ कौन आने वाला है। थोड़ी ही देर में वहां पर उनके उम्मीद के उलट विशाल तो नहीं आया, लेकिन कपूर खानदान के लोग जरूर आते हैं। आज भी अनाया खुद को ऊपर से नीचे तक छुपी हुई आई थी, और चेहरे पर एक मास्क, लेकिन उसके आसपास का ऑरा इतना मजबूत था कि हर किसी की नजरें सबसे पहले इस पर टिक रही थी। उसके साथ चल रही कपूर खानदान को तो किसी ने नोटिस तक नहीं किया। जैसे ही वह लोग अंदर आए, हॉल में हर तरफ बातें बनने लगी। कुछ मेहमान कह रहे थे, यह लोग कितने बेशर्म हैं। तभी कुछ और लोग कह रहे थे, देखो राजेश कपूर अभी भी यहाँ आने की हिम्मत कर रहा है। मेरे सुना है, उसे कंपनी से निकाल दिया गया है। इसका व्यवहार अपनी असली बेटी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अच्छा हुआ इसे कंपनी से निकाल दिया। हर तरफ किसी तरह कपूर खानदान की बेइज्जती हो रही थी। सबसे ज्यादा अगर किसी पर उंगली उठ रही थी, तो बहुत थी जानवी कपूर, जो यहाँ इस तरह से तैयार होकर आई थी, जैसे इस पार्टी की होस्ट वह खुद ही हो, क्योंकि उसने काफी छोटी और रिवील ड्रेस पहनी थी। ऊपर से बहुत ज्यादा मेकअप किया था। ऊपर से उसने जो भी एक्सेसरीज पहनी थी, वह डायमंड की थी, जैसे उसने सारा खर्चा आज ही कर दिया हो। वहां खड़े सभी मर्द तो बस उसे देखकर आहें भर रहे थे, क्योंकि वह कुछ ज्यादा ही आकर्षक लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर जानवी हाँ कर दे, तो वहां खड़ा कोई भी मर्द उसकी किसी भी बात के लिए तैयार हो जाती। वही उसे बिल्कुल उलट अनाया, जो उसकी थोड़ी दूर खड़ी थी। उसने सिर से पांव तक काफी यूनिक ड्रेस पहनी थी, जिसमें अंदर के साइड बॉडी कोन फुल स्लीव व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी थी, और उसके ऊपर एक लॉन्ग घुटनों से नीचे तक का कोट पहना था, जिसकी गर्दन पर काफी फ्लिफी फर था। हाथों में भी ब्राउन कलर के सॉक्स, और चेहरे पर मास्क, और बालों को यूनिक तरह से बांधा हुआ था, जिसमें एक काफी सालों पुरानी हेयर पिन लगी हुई थी। आंखों में गहरा काजल, और माथे पर काफी यूनिक पैटर्न में किया हुआ चंदन का तिलक उसे कुछ ज्यादा ही यूनिक दिखा रहा था। उसे देखकर कोई भी इंसान उसके आगे रिस्पेक्ट से झुकने को तैयार हो जाता। उसने किसी भी ब्रांड कंपनी की चीज नहीं पहनी थी, ना ही उसके कपड़ों में कोई भी टैग लगा हुआ था, लेकिन फिर भी वह सबसे ज्यादा क्लासी लग रही थी। जहां हर कोई जानवी और बाकी लड़कियों को देखकर अपने अंदर हवस दिखा रहे थे, वही न चाहते हुए भी अनाया को देखकर हर कोई रिस्पेक्ट से सर झुकाकर उसे ग्रिट कर रहे थे। वहां खड़े हर किसी को बाकी औरतें और अनाया के बीच का डिफरेंट अंतर नजर आ रहा था। जहां दूसरी औरतें वहां खड़े बिजनेसमैन को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी, और अपना फायदा निकालने की कोशिश कर रही थी, वहां अनाया सबसे अलग ही नजर आ रही थी। वहां दो जोड़ी ऐसी भी आंखें थी, जिसकी नजरें बस अनाया पर ही टिकी हुई थी। जब से उसने होटल में कदम रखा था, तब से ही वह सब उस पर ही नजर टिकाए बैठा था। यह कोई और नहीं विशाल मेहता था, जो अनाया की गहरी समुद्र जैसी आंखों में खो चुका था। वह ऊपर दूसरे मंजिल से अनाया को ही देख रहा था। जैसे ही कपूर खानदान हॉल के बीचों बीच पहुंचा, विशाल की बहन दिव्या वहां एटीट्यूड से आते हुए ताना मारकर बोली, आप लोग भी यहाँ आ गए। सच में आप लोगों ने शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। वही उसकी बात सुनकर कपूर खानदान के लोगों की मुठिया काश गई।
लेकिन फिर भी रवीना कपूर नहली मुस्कान के साथ बोली, दिव्या बेटा ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस तुम्हारे मॉम डैड को विश करने के लिए आए हैं। इतना बोलकर वह विशाल के मॉम डैड की ओर बढ़ गए। वह लोग जैसे ही उनके पास पहुंचे, विशाल की मां कावेरी मेहता थोड़ी कड़क आवाज में बोले, आप लोग यहाँ पर। अभी वह आगे कुछ बोलते उससे पहले ही विशाल के पिता उनके हाथ पकड़ते हुए उसे आंखें दिखाकर चुप रहने को इशारा करते हैं और सामने से कपूर परिवार को ग्रिट करते हैं। वही विशाल की मां अपने पति की हरकत से नाराज हो गई, लेकिन जैसे ही उसकी थोड़ी दूर खड़ी हुई अनाया पर पड़ी, उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। यही चमक विशाल के पिता के चेहरे पर भी थी और दोनों लालच भरी नजर से एक दूसरे को इशारा करते हैं और पूरे कपड़े परिवार को इग्नोर करते हुए अनाया को ग्रिट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वही उनकी आंखों की चमक को वहां खड़े दो लोगों ने भी देख ली, इसलिए उन दोनों की आंखें भी गुस्से से लाल हो गई, क्योंकि रवीना कपूर और जानवी साफ साफ समझ गए थी कि यहाँ चल क्या रहा है। और जहां उन्हें बेइज्जत किया गया था, वहां वह लोग सामने से अनाया को ग्रिट कर रही थी। अगर मजबूरी नहीं होती तो वह अनाया को अपने साथ कभी नहीं लाते। क्या इस पार्टी में अनाया खुद को बचा पाएगी सबके गंदे इरादों से? और क्या आगे आने वाली मुसीबत से अनाया अपनी जान बचा पाएगी? होटल पार्टी में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि विशाल के मॉम डैड कपूर खानदान को तो इग्नोर करते हैं, लेकिन उनकी नजरों में अनाया को देखकर चमक आ जाती है और वह सामने से उसे ग्रेट करने के लिए जाते हैं, जिसे देखकर रवीना और जानने की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। जैसे ही अनाया उन लोगों को अपनी ओर आता देखती है, उसकी आंखें भी हल्की सी लाल हो जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि यह दोनों चालाक लोग उदाहरण चिन्ह उसे पिछले जन्म में भी इन दोनों लालच देख चुकी थी। पिछले जन्म में भी जब विशाल की और अनाया की शादी हो गई थी, तो विशाल की माँ बाप और उसकी बहन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि विशाल की माँ उसे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। यहाँ तक कि वह जो भी खरीदारी करती थी, वह अनाया के पैसों से ही करती थी। उसे कैसे पैसे उड़ाने की बहुत बुरी लत लगी थी। जब विशाल की कंपनी में प्रॉब्लम चल रही थी, तब उसने चालाकी से और बेबस होने का नाटक दिखाकर अनाया का अनलिमिटेड कार्ड अपने पास रख लिया था, जिससे वह हर रोज लाखों की शॉपिंग करती थी और उसकी सारी सेविंग्स उसने बस कुछ महीनों में खत्म कर दी थी। और जब पैसे खत्म हो गए, तो उसने सामने से अनाया को ताना मारा था और उसे बेकार लड़की कहकर नीचा दिखाया था और ताना मार कर कहा था कि मेहता परिवार को एक वारिस तक नहीं दे सकती। वह पैसे तो अनाया के खर्च करती थी और चापलूसी जानवी की करती थी और अपनी बहू की तरह उसे ट्रीट करती थी। यह सब कुछ याद आते ही उसकी गुस्से से मुठिया कर जाती है। वो एक गहरी सांस लेकर मन ही मन बोली, बहुत घमंड है तुम लोगों को। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मैं फूटी आंख पसंद नहीं थी, तो फिर तुम देखती जाओ मैं तुम्हें कैसे तुम्हारी पसंद की बहू देती हूँ। यही सोच वो जानवी की ओर एक नजर देखती है और दिल ही दिल बोली, सच में घटिया मेहता परिवार के लिए तो जानवी जैसी औरत ही सही है। न पिछले जन्म में वह बेवकूफ थी जो इन लोगों की चाल में फंस गई और उसने अपनी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसने अपने सपने पैसे सब कुछ लोगों पर वेस्ट कर दिया। वह गहरी सांस लेती है, तभी उसकी कानों में विशाल की मां की आवाज आती है, अनाया बेटा अच्छा हुआ तुम आ गई। मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल इनविटेशन भी भेजा था, लेकिन तुम्हारा कोई रिस्पांस नहीं आया। यह सुन अनाया समझ गई कि क्यों उसकी सौतेली मां उसे साथ लाने पर जोर दे रही थी। वो झूठी मुस्कान दिखाते हुए मुस्कुराकर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हुए बोली, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिसेस मेहता। फिर पोलाइट आवाज में आगे बोली, वैसे मुझे नहीं पता था कि आपने मुझे पर्सनली इनवाइट किया है। मुझे तो मिस रवीना ने कहा था कि मुझे उनके साथ पार्टी में जाना है, लेकिन फिर भी निमंत्रण देने के लिए आभार। वहीं उनकी बात सुनकर विशाल की मां थोड़ी परेशान आवाज में बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने स्पेशली तुम्हारे नाम पर इनविटेशन भेजा था। यह सुनकर रवीना कपूर की आंखें छोटी हो जाती है और उसके अंदर गुस्से की लहर भी दौड़ जाती है, क्योंकि सच भी यही था। मेहता परिवार की ओर से उन्हें कोई इनविटेशन नहीं आया था, लेकिन लास्ट मिनट पर एक वीआईपी कार्ड आया था, वह भी अनाया के नाम पर, और इसी वजह से वह इतने आराम से पार्टी हॉल में एंट्री ले पाए थे। यह सब कुछ याद कर रवीना कपूर की आंखें गुस्से से बड़ी हो गई। उन्हें खुद की बेइज्जती होने का एहसास हुआ। वह आगे आते हुए मासूम सी शक्ल बनाकर चापलूसी भरी आवाज में बोली, मिस कावेरी ऐसा कुछ नहीं है। आखिरकार अनाया कपूर खानदान की ही बेटी है, तो ऐसे ही किसी पार्टी में नहीं जा सकती।
और वैसे भी वह अभी परिवार में लौटी है। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक गांव में बिताई है। उसे बड़े लोगों के साथ किस तरह से बातचीत करनी है, लोगों को किस तरह से ग्रिट करना है, वो नहीं आता। इसलिए हम उनके साथ आए हैं ताकि अनाया कोई गलती ना करे और हम उसका ध्यान रख पाए। वहीं उसकी बात सुनकर अनाया मन ही मन उन पर हंसना चाहती थी। आसपास के लोग भी बातें बनाने लगे। सच बात तो कह रही है मिस रवीना, यह लड़की सच में गांव से आए है, लेकिन दिखने में काफी अच्छी लग रही है। तभी एक औरत बोली, सही बात है, संस्कारी भी दिख रही है। तभी एक और औरत बोली, लेकिन क्या करें, आजकल मॉडर्न जमाना है, लोगों को पढ़ी लिखी और कामयाब औरतें ही पसंद आती है। इस लड़की पर कौन भाव पूछने वाला है। कुछ लड़कियों का ग्रुप भी उस पर बातें बनने लगा। वही आसपास की बात से अनाया को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन रवीना कपूर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वह दिल ही दिल यही चाहती थी कि वह अनाया को अपने साथ ले जाएगा, सबके सामने उसकी बेइज्जती करवाए और खुद को महान दिखाएं। तभी सीढ़ियों से उतरता हुआ विशाल मेहता कड़क आवाज में बोला, लगता है आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है मिसेज कपूर, क्योंकि यहाँ खड़ा हर आदमी जानता है कि अनाया कितनी वेल मैनर्स है। वो पहले ही काफी पार्टी अटेंड हिस्सा लेकर चुकी है। उसने आज तक कोई गलती नहीं की, यहाँ तक कि तमाशा तो कपूर खानदान के बाकी के लोग करते हैं और उसका इल्जाम भी अनाया पर डाल देते हो। इतना बोलकर अनाया के पास पहुंच गया। वहीं विशाल को सबके सामने अनाया का साथ देता देख जानवी के तन बदन में आग सी लग गई। वही रवीना कपूर का चेहरा भी काला पड़ चुका था। उसे भी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, लेकिन वह मजबूर थी क्योंकि वह विशाल को नाराज नहीं कर सकते थे। अगर इसके सामने इस वक्त कोई और होता तो वह उसे मुंह तोड़ जवाब देती, लेकिन जानवी तुरंत विशाल के पास गई और उसके हाथ को पकड़ते हुए चापलूसी भरे अंदाज में बोली, विशाल तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वही उसकी हरकत से विशाल को गुस्सा आया। वह उसे खुद से दूर करते हुए गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ पकड़ने की? मैंने पहले ही कहा था, तुम लोगों ने मेहता परिवार के साथ धोखा किया है। मेहता परिवार का तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। यह सुनकर रवीना चापलूस में बोली, बेटा आपने खुद हमें इनविटेशन भेजा था। यह सुनकर विशाल की बहन तंज मारे लहजे में बोली, इनविटेशन अनाया कपूर के लिए था, ना कि कपूर खानदान के बाकी लोगों के लिए। और वैसे भी अनाया मेरी मॉम की दोस्त की बेटी है, इसलिए मॉम ने उसे इनविटेशन भेज दिया होगा, वरना आप लोगों ने एंगेजमेंट सगाई के नाम पर हमारे साथ धोखाधड़ी की है। उसके बाद तो मेहता परिवार को आपसे सारे रिश्ते तोड़ लेने चाहिए। वही दिव्या के बोलते ही भीड़ में वापस बातें बनने लगी, क्योंकि यह हादसा इतना पुराना भी नहीं था कि जो हाई सोसाइटी में भूल दिया जाए। हर किसी को याद आ गया कि किस तरह से कपूर खानदान ने सगाई के वक्त बेटियां बदल दी थी। तभी विशाल मेहता आगे बढ़ते हुए अनाया के आगे घुटने पर बैठते हुए हाथ आगे करके मुस्कुराकर बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या जवाब देगी अनाया विशाल को? और क्या यह सब हर्षवर्धन को पता चलेगा तो क्या होगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।